वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हिस्ट्री राइटिंग के मेथड को लेकर के भी जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनमें डिबेट होना शुरू हुआ कि किस टेक्स्ट को हिस्ट्री माना जाए और किसको माइथोलॉजी माना जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो हिस्ट्री लिखी जाती थी या तो वो कोर्ट रूम हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी जाती थी या प्रेजुडिस माइंडेड इंडिविजुअल्स के द्वारा लिखी जाती थी या कुछ ऐसे ट्रेवलर्स के द्वारा लिखी जाती थी जिसको कि फैक्चुअली करेक्ट नहीं किया जा सकता था। जैसे अकबर के कोर्ट में अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, बट ही वॉज अ कोर्ट रूम पोएट ऑफ अकबर, सो ही प्रेस्ड अकबर, खूब प्रशंसा की अकबर की, बट ही हैड द लिमिटेशंस ऑफ अकबर। और अकबर ने क्या क्या कमियां की, क्या गलतियां की, उसको उन्होंने छुपा दिया। उसी तरीके से सल्तनत एज में ऑल्सो देयर वर सो मेनी हिस्टोरियंस लाइक इसामी, बर्नी, निजामी, एंड दे रोट मेनी हिस्ट्री टेक्स्ट बट विथ देयर कम्युनल प्रेजुडिस माइंड्स। अब उनके जो रिकमेंडेशंस थे, उनकी जो हिस्ट्री थी, उसको कितना हिस्ट्री मानी जाए, क्योंकि उनका जो माइंड है ऑलरेडी वो कम्युनल माइंडसेट के साथ लिख रहे हैं। उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको सुल्तानों ने कितना अप्लाई किया, इसको जस्टिफाई करना मुश्किल था। इसीलिए उनके टेक्स्ट को भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं माना जाएगा। एंशिएंट इंडिया में कश्मीर का इतिहास लिखा गया, राजतरंगिणी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा नाम, कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा। बट उसमें जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आए हैं वो कितने हिस्टोरिकल हैं, कितने माइथोलॉजिकल हैं, इसको भी फैक्चुअली प्रूव करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए राजतरंगिणी को भी प्योरली हिस्ट्री टेक्स्ट बुक नहीं माना गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले रामायण एंड महाभारत जैसे इपिक्स को भी रियल हिस्ट्री माना जाता था, लेकिन क्योंकि बाद के दौर में इनकी घटनाओं को एग्जैक्टली प्रूव नहीं किया जा सका, इसीलिए इन्हें भी अब हिस्ट्री के लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और फिर कहा गया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक ऐसा मेथड डेवलप किया गया कि हिस्ट्री टेक्स्ट उसी को माना जाएगा जो साइंटिफिक, न्यूट्रल और फैक्ट, लॉजिक तथा रीजन के आधार पर प्रूव किया जा सके, जो फैक्चुअली करेक्ट हो, जिसमें जो फैक्ट दिया गया है वो करेक्ट हो, जिसमें लॉजिक हो, लॉजिक के आधार पर इसको प्रूव किया जा सके, और जिसमें रीजनिंग अप्लाई हो सके, मतलब हम अपने तर्क से उसे सिद्ध कर सके, उसी को हिस्ट्री टेक्स्ट बुक माना जाएगा। इसी को लेकर के अलग अलग फिर बाद में इंडिविजुअल्स ने अपने अपने मेथड डेवलप किए और उन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि दिस मेथड इज साइंटिफिक एंड न्यूट्रल मेथड एंड वी आर अप्लाइंग इट टू राइट अ न्यूट्रल हिस्ट्री। तो इसी के साथ ओरिएंटलिस्ट, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट जैसे हिस्ट्री राइटिंग के स्कूल्स डेवलप होने लगे। भारत में जब ब्रिटिश रूल आया, तो ब्रिटिश रूल के एज में जब बंगाल में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने यूरोप के बहुत सारे स्कॉलर्स को बुलाया एंड उनको कहा कि आप इंडिया का एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री लिखो, गवर्नमेंट विल फंड यू एंड यू शुड राइट हिस्ट्री, आप लोगों को हिस्ट्री लिखनी चाहिए, हम फंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक संस्था बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इन्हें टारगेट दिया गया कि आपको हम फंड करते हैं एंड योर ड्यूटी ओनली इज कि आप एंशिएंट इंडिया के जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, जितने भी रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और हमारे लिए हिस्ट्री, मैथोलॉजी, कल्चर सबको अलग करके हमें बताओ, सो दैट हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन माइंडसेट के साथ, इंडियन कल्चर के साथ फेमिलियर हो सके, ताकि हम इंडियंस को ज्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रूल कर सके। तो इस तरीके से इंडिया में एक नया हिस्ट्री स्कूल डेवलप हुआ जिसे कहा गया ओरिएंटल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। तो यहां से हमारे यहां मॉडर्न स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की शुरुआत होती है।
सबसे पहला स्कूल कौन डेवलप हुआ? ओरिएंटल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। ओरिएंटल का मतलब होता है, हिंदी में उसे कहते हैं प्राच्य, मतलब जो प्राचीन या पुरानी, पूर्व की जो भी टेक्स्ट है उन पर रिसर्च करके और अपना कंक्लूजन दे, उसको ओरिएंटलिस्ट कहा गया। ओरिएंटलिस्टों ने, जिसमें कि विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर जैसे इंटेलेक्चुअल्स थे, वो खुद को ओरिएंटलिस्ट नहीं कहते थे, वो खुद को कहते थे इंडोलॉजिस्ट। और इन्हीं के एफर्ट से पूरे दुनिया में इंडोलॉजी नाम की एक हिस्ट्री राइटिंग शुरू हो गई और वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में भी यह एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इंडोलॉजी मींस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला स्कूल हमारे यहां ओरिएंटल स्कूल आया। उसके बाद 1830 तक आते आते 13 तक आते आते 1813 तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर पहुंच गया और अब इंग्लैंड को जो मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा था उसको सेल करने के लिए नए नए मार्केट ढूंढने की जरूरत पड़ी, क्योंकि यूरोप का मार्केट फुलफिल हो गया था एंड अमेरिका आजाद हो गया था। तो अब अमेरिकन मार्केट भी हाथ से निकल गया था और यूरोप के मार्केट में उतनी डिमांड थी नहीं, तो अब एक नए मार्केट को ढूंढने की जरूरत पड़ी एंड हियर कम्स द इंडिया। तो उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि हमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट बचता है वो बचता है इंडिया। तो इंडिया में हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक तभी बेच पाएंगे जब ब्रिटिश रूल इंडिया में परमानेंट हो सकेगा, लॉन्ग लास्टिंग हो सकेगा। और इसके लिए इंडियंस को यह फील कराने की जरूरत है कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ है वह इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। वी आर ऑन द मिशन ऑफ सिविलाइजेशन, हम आपको सिविलाइज्ड करने के मिशन पर आए हैं, इसीलिए हमारे रूल को एक्सेप्ट करो और तभी हम आपको सिविलाइज करेंगे, मॉडर्न करेंगे, आधुनिक बनाएंगे। और तब एक नया माइंडसेट के साथ इंडियन हिस्ट्री को लिखे जाने की शुरुआत हो गई एंड दैट माइंडसेट वाज नोन एज इंपीरियल स्कूल ऑफ इंपीरियलिस्ट और इंपीरियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। जेम्स मिल इसके सबसे बड़े प्रेता बने, उन्होंने इसको इसके फादर को के रूप में उनको जाना जाता है। अब इनका एक माइंडसेट था कि हम इंडिया का जो पास्ट है उसको डार्क दिखाएंगे और उस फेज में जहां पर कि कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस रहा है उसको थोड़ा ब्राइट दिखाएंगे। तो इंडियंस को बताएंगे कि देखो, जब तक इंडिया में कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं आता है तब तक इंडियन सोसाइटी डार्क एज की सोसाइटी की ओर चली जाती है, और जैसे ही इंडिया में कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस आता है, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो और डायरेक्ट हो, इंडिया फिर से गोल्डन एज की ओर आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने, चाहे वो इंडस जो भी रिसर्च हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर वैदिक कल्चर हो या फिर कुशाना एम्पायर हो, इनको गोल्डन एज के रूप में दिखाना शुरू किया और बताना शुरू किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियंस ने नहीं डेवलप किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस से डेवलप हुआ। उसी तरीके से वैदिक कल्चर इंडियंस ने नहीं डेवलप किया, बल्कि वह आर्यन माइग्रेट होकर के आए, उन्होंने डेवलप किया। उसी तरीके से कुशाना एम्पायर वाज अ वेरी प्रॉस्परस एम्पायर ऑफ इंडिया एंड इट वाज अ फॉरेन एम्पायर। तो इस तरीके से जहां जहां फॉरेन इन्फ्लुएंस था उसको उन्होंने गोल्डन एज, और जहां जहां फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं था उसको डार्क एज के रूप में दिखाना शुरू किया। और इस तरीके से इंडिया को एक डेस्पोटिक रूल दिखाना शुरू किया कि यहां पर एक अत्याचारी शासक होता है जो इंडियन सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रखता है, वह सिर्फ निरंकुश शासन करता है, और जब जब बाहरी इन्फ्लुएंस होता है तो इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो इसका मतलब है कि हम ब्रिटिशर्स बाहर से आए हैं, वी आर मोर सिविलाइज्ड, हम आपको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, तो आप हमारा रिस्पेक्ट करो और हमारे रूल को एक्सेप्ट करो। तो इस तरीके से इंपीरियल माइंडसेट के साथ इंडियन हिस्टोरिकल पास्ट को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया और नए नए फैक्ट निकाल करके एक प्रेजुडिस के साथ इंडियन हिस्ट्री लिखे जाने की
शुरुआत हो गई। अब हमारे यहां धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट इमर्ज हो रहा था ब्रिटिशर्स को काउंट करने के लिए आफ्टर 1857, और उसी के आसपास हमारे यहां हिस्ट्री राइटिंग की एक नई स्कूल डेवलप हुई जिसका नाम है नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। अब इस नेशनलिस्ट स्कूल का अप्रोच क्या था कि इन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश रूल को काउंटर नहीं किया, लेकिन इन्होंने इंडियन पास्ट को ग्लोरियस पास्ट बताना शुरू किया और एंशिएंट इंडिया और स्पेशली करके जो इंडियन एम्परर्स थे उनके रूल को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बताना शुरू किया। उसी में गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा गया, मौर्यन एज को बहुत परस्परस एज कहा गया, और इन्होंने खूब सारी रिसर्च करनी शुरू की और जो एंशिएंट इंडिया में कुछ लिमिटेशंस थे उनको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वह लिमिटेशंस नहीं, वह हमारे लिए अचीवमेंट्स है। तो इस तरीके से एक नया ब्रिटिश एजेंडा को काउंटर करने के लिए यह स्कूल डेवलप हुआ, लेकिन यह भी न्यूट्रल, पूरा न्यूट्रल हिस्ट्री नहीं लिख रहा था। फिर जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल थोड़ा मैच्योर हुआ तो उसी के साथ साथ उसमें कम्युनल फोर्सेस भी एक्टिव हो गई और उन्होंने कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरीके से हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत की। तो एक नया स्कूल डेवलप हुआ एंड द स्कूल वाज अलीगढ़ स्कूल, और इसी को मुस्लिम स्कूल भी कहा गया, मुस्लिम स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। इनका जो एजेंडा था ये कह रहे थे कि इंडिया इज अ स्टेट ऑफ टू नेशन, हिंदू एंड मुस्लिम नेशन, और यह दिखाना शुरू किया हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ, इस्लामिक रूल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि यहां पर कभी भी हिंदू एंड मुस्लिम एक साथ रहे ही नहीं। दे वर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा उनमें आपस में झगड़े ही होते रहे, वो हमेशा एक दूसरे से अलग बने रहे, सोसाइटी में कभी भी एमलगमेशन या एक दूसरे के साथ मिश्रण हुआ ही नहीं। तो आगे भी हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। एंड जो मुस्लिम लीग थी उसने इस स्कूल को प्रमोट करना शुरू किया। तो अलीगढ़ स्कूल और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के एक नए माइंडसेट के साथ मिडल हिस्ट्री के साथ इंडिया की हिस्ट्री लिखी जाने लगी, जिसमें बताया जाने लगा कि इंडिया कभी भी हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ यहां पर कभी रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो कभी साथ में रहे ही नहीं है। जो मुस्लिम्स रहे हैं वो हमेशा हिंदुओं से अलग रहे हैं और हिंदू हमेशा मुस्लिमों से अलग रहे हैं। और यह स्कूल सेपरेटिस्ट स्कूल के रूप में इमर्ज हुआ, जिसने फाइनली इंडिया को डिवाइड करवा दिया। जब हम आजाद हुए आफ्टर 1947, तो हमारे यहां एक और स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग धीरे धीरे इमर्ज हो रहा था, एंड दैट स्कूल वाज मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। मार्क्सिस्ट, और मार्क्सिस्ट स्कूल ने कहा कि इससे पहले जो भी हिस्ट्री राइटिंग हुई है इसमें साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक मेथड को यूज नहीं किया गया है, एंड ओनली कार्ल मार्क्स मेथड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इज साइंटिफिक। और इनका मेथड क्या था कि किसी भी सोसाइटी में इकोनॉमी सोसाइटी का बेस होती है। इकोनॉमी में जब चेंज होता है, चाहे किसी भी फैक्टर से इकोनॉमी में चेंज होता है, तो बाकी के सारे फैक्टर्स अपने आप बदल जाते हैं। मतलब अगर इकोनॉमी बदलेगी तो पॉलिटी भी बदल जाएगी, सोसाइटी भी बदल जाएगी, कल्चर भी बदल जाएगा, रिलीजन भी बदल जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी। तो मतलब कि प्लिंथ में क्या है? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत हो गई। मार्क्सिस्ट ने फिर सोसाइटी में जो सोशल कन्फ्लिक्ट थे, सोशल डिवीजन था, उनको लाकर के सामने दिखाना शुरू किया। तो इस तरीके से इस स्कूल ने क्या किया, इंडियन एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न टाइम तक जो सोशल डिवीजन थे, सोशल कन्फ्लिक्ट थे, उनको भी सामने आकर के बताना शुरू किया। तो इस तरीके से मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग आगे बढ़ती गई।
लेकिन मार्क्सिस्ट स्कूल के पैरेलल 1980 के आसपास हमारे यहां एक और स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इमर्ज हुआ, एंड द स्कूल वाज सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। उनका कहना था सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। इनका कहना था कि अब तक जो हिस्ट्री राइटिंग हुई है वह अपर क्लास और सोशली अपलिफ्टेड रॉयल फैमिली की हिस्ट्री लिखी गई है। जो सोसाइटी का सबसे कमजोर सेक्शन था, दबा कुचला वर्ग था, उसकी हिस्ट्री लिखी ही नहीं गई है, जिसे हम इंडियन सोसाइटी में शूद्रास कहते हैं, दलित कहते हैं। उनकी हिस्ट्री तो कहीं लिखी ही नहीं गई है। इसीलिए इससे पहले जितनी हिस्ट्री लिखी गई है ये इनकरेक्ट हिस्ट्री है, एंड वी आर राइटिंग अ करेक्ट हिस्ट्री विथ करेक्ट मेथड। तो इस तरीके से सबाल्टर्न स्कूल ने पूरे एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक सोसाइटी में जो सबसे वीकर सेक्शन है, जो सोसाइटी का सबसे निचला सेक्शन है, उसकी स्थिति कैसी थी उसको लेकर के इतिहास लिखना शुरू किया। इसमें रंजीत गुहा जैसे स्कॉलर्स आए और उन्होंने अपनी बातें लिखनी शुरू की। हालांकि यह स्कूल अभी भी डेवलपिंग फेज में है, अभी बहुत ज्यादा इसमें कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब ये सभी हिस्ट्री राइटिंग पैरेलल चल रही थी, तो इंडियंस ने ये जो भी स्कूल डेवलप थे, इन सभी ने इंपीरियल स्कूल और ओरिएंटल स्कूल की आलोचना की कि ये फाइनली एक एजेंडा के साथ हिस्ट्री लिख रहे थे। तो यूरोप में जो स्कॉलर्स थे उनको यह लगा कि देखो, इनको पूरा पूरा जस्टिफाइड तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने ऐसी हिस्ट्री लिखी है जो कि सही मानी ही नहीं जा सकती, लेकिन इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि अंग्रेजों की कम से कम आलोचना हो। बहुत अधिक उनको गाली दिया जाता है कि दे डिस्ट्रॉयड ब्रिटिश, दे डिस्ट्रॉयड इंडिया, दे लूटेड इंडिया। तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ इंडिया को लूटा ही नहीं, दे गेव ऑल्सो, उन्होंने इंडिया को दिया भी, एंड देयर गिविंग्स वाज डेमोक्रेसी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ठीक है, न्यू एजुकेशन, ये सब उनकी गिविंग्स भी हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश रूल को ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि वह सिर्फ लूटने के लिए नहीं आया था, बल्कि ब्रिटिश रूल ने इंडिया में बहुत सारी चीजें दी भी है। और वह एक जो नया स्कूल डेवलप हुआ उसको कहा गया कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। कैम्ब्रिज स्कूल, उसको एक और नाम दिया गया कैम्ब्रिज स्कूल। इसको इंडियंस ने इस स्कूल को न्यू इंपीरियल स्कूल कहना शुरू किया। तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग डेवलप हुई। ऑब्जेक्टिव क्या था कि ब्रिटिश रूल को पूरा पूरा जस्टिफाइड नहीं किया जाए, लेकिन इस तरीके से जो एजेंडा को ट्रांसफॉर्म किया जाए, इस तरीके से उसको फॉर्म किया जाए कि उनकी बहुत कम आलोचना हो, ब्रिटिश रूल की आलोचना को कम किया जाए। लेकिन इंडियंस ने इनके एजेंडा को पकड़ लिया और इन्हें न्यू इंपीरियल स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कहना शुरू किया। क्योंकि जो मार्क्सिस्ट स्कूल डेवलप हुआ था वह अभी भी प्राइमरी फेज में ही था, क्योंकि इंडिया में अभी भी आर्कियोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा खोज या जमीन में बहुत अधिक खुदाई नहीं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्टिव काम करना शुरू किया और देश भर में खुदाई होनी शुरू हुई और देश के जमीन के अंदर से बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकलने शुरू हुए। अब जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकलने शुरू हुए तो जो पहले से हिस्टोरिकली करेक्ट माना जाता था वह चीजें अब इनकरेक्ट होने लगा। उसी में बहुत सारे कंसेप्ट आने लगे, जैसे आर्यन, जो आर्यन आए थे इसको लेकर के आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, आर्यन इन्वेशन थ्योरी सबसे पहले दी गई मैक्समुलर के द्वारा, फिर आर्यन इन्वेशन थ्योरी, ये सभी चीजें चली आ रही थी। लेकिन तभी यूपी के सिनौली में और हरियाणा के राखीगढ़ी पे जब खुदाई हुई तो वहां से कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले जिसने आर्यन माइग्रेशन, आर्यन इन्वेशन थ्योरी को काउंटर कर दिया। और अब आर्यन देसी थे
इस थ्योरी पर भी काम होने लगा, क्योंकि आर्कियोलॉजी उसके सपोर्ट में आने लगी। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आने लगे, तो जो अब तक हिस्ट्री लिखी गई थी वह पूरी की पूरी हिस्ट्री फिर से रीराइट करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो इसी को लेकर के 2000 ईस्वी के आसपास से हमारे यहां हिस्ट्री राइटिंग का एक नया स्कूल डेवलप हुआ। एक्चुअली वो नया स्कूल नहीं था, वह पुराना स्कूल नहीं था जो कि अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर रहा था, एंड दैट वाज न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल, जो कि नए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ हिस्ट्री राइटिंग को फिर से लिख रहा था। लेकिन इसी के पैरेलली 2010 के बाद से एक नया हिस्ट्री का स्कूल डेवलप हुआ है। एक्चुअली वो भी नया नहीं है, उसने भी खुद को रीराइट किया है विथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस, एंड दैट स्कूल इज नियो नेशनलिस्ट स्कूल। नियो नेशनलिस्ट, और इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से प्रूव करना शुरू किया कि एंशिएंट इंडिया में कौन कौन सा ब्राइट फेज है, कौन कौन सा डार्क फेज है, मिडिवल इंडिया में कौन सा डार्क फेज है, कौन सा ब्राइट फेज है, मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश रूल कैसा है, इन सभी को नए नए पर्सपेक्टिव में डिफाइन करना शुरू किया। तो इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री राइटिंग के इतने सारे स्कूल इमर्ज होकर के आ गए। और इसीलिए जैसे 1857 को लेकर के आप लोग पढ़ते हैं कि जो इंपीरियल हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि इट वाज अ सिपाही म्यूटिनी, यह सिर्फ सिपाही विद्रोह था, जबकि जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो उसको नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग अप्रोच, एक ही घटना को लेकर के अलग अलग अप्रोच डेवलप हुए, क्योंकि इंडिया में इतने सारे हिस्ट्री राइटिंग के स्कूल डेवलप हो गए थे। इस सीरीज में हम धीरे धीरे सभी स्कूल्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और सभी का इंडियन हिस्ट्री के अलग अलग फेज में क्या क्या ओपिनियन रहा है, क्या फैक्चुअल ऑप्शंस उनके पास थे, वो कितने लॉजिकली करेक्ट थे, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी और क्या लिमिटेशंस थी, एक एक करके हम इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है वह इतनी मैच्योर हो जाएगी कि चाहे आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए लिख रहे हो या जीएस के लिए लिख रहे हो, आप एक लॉजिकल, फैक्चुअल एंड न्यूट्रल हिस्ट्री का कंक्लूजन लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इस चैनल को इस सीरीज में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम ओरिएंटल स्कूल को डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।